कहा जाता है कुछ यात्राएं केवल नक्शे पर तय होती है, लेकिन कुछ यात्राएं मन के भीतर भी चलती रहती हैं। आज मैं आपको केवल स्कैंडिनेविया के 4 देशों फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क की यात्रा नहीं करा रहा हूं, बल्कि उस अनुभव के संसार में लेकर चल रहा हूं जिसने पिछले 16 दिनों में मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरे विचार, उन सब को कहीं न कहीं बहुत समृद्ध किया है। जब हम भारत से रवाना हुए, हमारे पास टिकट थे, पासपोर्ट था, वीजा था और आगे की योजनाएं थी और था मन में उत्साह, उमंग, उल्लास। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे अगले 16 दिन केवल पर्यटन के नहीं होंगे, बल्कि जीवन का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय साबित होंगे। यात्रा शुरू होती है और पहली परीक्षा ही हमारे सामने आ गई। जब हम म्यूनिख पहुंचे, वहां हमारी फ्लाइट छूट गई जो हमें हेलसिंकी ले जाने वाली थी, क्योंकि इमिग्रेशन में समय लग गया। कोई बात नहीं, एयरलाइंस ने तुरंत लगभग 3-4 घंटे बाद की एक दूसरी फ्लाइट में हमारे पूरे ग्रुप को एडजस्ट कर दिया, लेकिन परीक्षा अभी शेष थी। जैसे ही हम हेलसिंकी पहुंचे तो पता चला 3 परिवारों का मेरे सहित सामान वहां नहीं पहुंचा था, विदेश की धरती पर, और हमारे पास कुछ नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं किसी यात्री के लिए यह कितनी बड़ी चिंता का विषय होगा। कुछ यात्रियों के पास दवाएं नहीं थी तो कुछ के पास गर्म कपड़े, और सभी के मन में एक प्रश्न था, अब क्या होगा। और यहीं पर हमने देखी वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर की वास्तविक पहचान। हमारे टूर मैनेजर सचिन ने जिस धैर्य, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता से पूरी स्थिति को संभाला, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। वह लगातार एयरलाइन के संपर्क में रहा। हमने वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई एयरपोर्ट पर ही, और वो लगातार ऐप के थ्रू हमारे टूर मैनेजर देखते रहे सामान की क्या स्थिति है। किसी तरह से हमने रात निकाली और सुबह उन्होंने मैसेज किया कि आपका सामान हेलसिंकी एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। एक संतोष की अनुभूति हुई। हमारे टूर मैनेजर की विशेषता थी हर यात्री के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हुए उससे संवाद करते रहना, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना, एयरलाइन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात, पूरे समूह के मनोबल को बनाए रखना। यही तो उसकी विशिष्टता थी, खासियत थी। यहाँ हमें यह समझ में आया कि यात्रा केवल सुंदर स्थानों से नहीं बनती है, बल्कि उसे सफल बनाने के लिए लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके साथ में हैं, जो आपके आसपास हैं। और शायद इसी कारण छोटी सी परेशानी भी बाद में हमारी सबसे बड़ी यादगार स्मृतियों में बदल गई। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, हमें कई तरह की बातें आश्चर्यचकित करती रहीं। हम अचंभित थे जब तुलना करते थे हमारे देश के साथ और उन देशों के साथ। हेलसिंकी से लेकर कोपनहेगन तक हर हवाई अड्डे पर हमने सेल्फ चेक इन का सिस्टम देखा। हालांकि हमारे देश के भी कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स पर अब यह व्यवस्था हो गई है। हमें स्वयं चेक इन करना पड़ा, बैगेज टैग निकालने पड़े, अपने टैग उस पर लगाए, और उसी तरह से स्वचालित मशीनों के माध्यम से हमने अपने बैगेज को भी वहां जमा करा दिया। यानी स्वयं अपना बोर्डिंग पास निकाल रहे थे, अपना सामान टैग कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में आगे बढ़ते जा रहे थे। घरेलू उड़ानों पर कहीं भी हमें अपना पहचान पत्र या आईडी प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां पर आपका प्रवेश बिल्कुल सामान्य तरीके से होता है, उसी तरह से हो रहा था। जब बोर्डिंग पास लेकर के हम सिक्योरिटी एरिया में पहुंचे, वहां जो जिस तरह से सुरक्षा जांच की जा रही थी वह इतनी सरल, व्यवस्थित और तेज थी कि कहीं भी लंबी लंबी कतारें या अफरा तफरी हमें नहीं दिखाई दी। सामान में से
लैपटॉप निकालना, मोबाइल निकालना, आपके चार्जर निकालना, ऐसी कोई वहाँ पर अनिवार्यता नहीं थी। सारा सामान हमने अपने अटैची में रहने दिया और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। ऐसा लगा मानो तकनीक केवल सुविधा नहीं दे रही है, बल्कि लोगों को समय को भी बचा रही है। एक और बात जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह थी तकनीक आधारित व्यवस्था। होटलों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मुख्य बाजारों में, यहाँ तक कि अनेक पर्यटन स्थलों पर भी किसी तरह की कोई भारी सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा कर्मियों की भीड़ नहीं दिखाई दी। ओस्लो के संसद परिसर के बाहर जब हम घूम रहे थे, उनके उस परिसर की दीवारों के बाहर ही एक डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया जा रहा था। किसी प्रकार के कोई सुरक्षा गार्ड्स वहां नियुक्त नहीं थे। सारी व्यवस्था स्वतः चल रही थी, नागरिकों के अनुशासन के साथ। हमें तो ऐसा लग रहा था मानो इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है नागरिक अनुशासन, तकनीक और पारस्परिक विश्वास की भावना। अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताता हूं जिसने शायद मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। पूरे 16 दिनों की यात्रा में मुझे याद नहीं रह पड़ता कि कहीं किसी ने ट्रैफिक का शोर सुना हो। हजारों वाहन, लंबी सड़कें, व्यस्त शहर, लेकिन हॉर्न लगभग कहीं नहीं। सड़क पर यदि कोई पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंच जाए तो वाहन अपने आप रुक जाते थे। पहला अधिकार पैदल यात्री का। यह दृश्य हमने बार बार देखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पैदल यात्री लापरवाह हो जाएं। हमने भी सड़क पार करते समय पूरी सावधानी बरती, लेकिन जहां सड़कें सुनसान थी वहां भी ट्रैफिक लाइट्स पर वाहन अपने आप रुक रहे थे। कहीं ओवरटेक करने की होड़ नहीं, अपनी लेन में सारे वाहन चले जा रहे हैं। राह में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, वहां जिस तरह से उसे व्यवस्थित किया गया, आपको कुछ मिनटों के लिए रोका गया, उधर से वाहन को भिजवाया गया और फिर इस लाइन से वाहन को भिजवाया गया। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। ऐसा लगता है बिना किसी नियंत्रण के व्यक्ति स्वयं चला जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की भगदड़ नहीं। एक जगह हमें दिखाई दिया एक वाहन उल्टा पड़ा था। देखा अचानक पुलिस आ गई थी। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, पुलिस ने उस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कर रखा था। यूं अधिकांश चौराहों पर हमें पुलिस दिखाई नहीं दी। कहीं कहीं अवश्य पुलिस दिखाई दी, जो वाहन चेकिंग में भी व्यस्त रही। और आगे सुनिए, कोपनहेगन में हमारे एक सहयात्री पिक पॉकेटिंग के शिकार हो गए। तब महसूस हुआ दुनिया का कोई भी देश कितना ही सुरक्षित क्यों न हो, सतर्कता का कोई विकल्प नहीं होता। यात्रा केवल दर्शनीय स्थलों से ही तो नहीं बनती है, वह भोजन के माध्यम से भी किसी देश की आत्मा से, किसी देश की संस्कृति से परिचय कराती है। कहीं स्थानीय लोग सैल्मन मछली का आनंद ले रहे थे, तो कहीं समुद्री भोजन उनकी संस्कृति का हिस्सा था। कहीं कॉफी केवल पेय नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग थी। हम जैसे शाकाहारी यात्रियों के लिए यह यात्रा भी रोचक रही। अनेक रेस्टोरेंट्स के बाहर टेबल चेयर्स लगी हुई थी, जहां बैठे हुए व्यक्ति, ग्राहक अलग अलग समय पे भी ड्रिंक्स ले रहे थे। लेकिन हम शाकाहारियों के लिए भी कम चुनौती नहीं थी। सौभाग्य से हमें भारतीय व्यंजन उपलब्ध हो गए थे, भारतीय रेस्टोरेंट्स के माध्यम से। जिन होटलों में हम ठहरे, वहाँ भी प्रातःकालीन नाश्ते में हमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे व्यंजन, ऐसे खाद्य पदार्थ मिल गए थे जो शाकाहारियों की इच्छा थी, उनकी आवश्यकता थी, उनकी प्राथमिकताएं थी, उसके अनुरूप हमें उपलब्ध हो गए थे। कई बार जब भारतीय भोजन मिला तो हमें ऐसा लगा मानो विदेश की धरती पर भी हमें अपना घर मिल गया हो। और कई बार स्थानीय व्यंजनों को देखकर यह समझने का भी अवसर मिला कि भोजन किसी भी देश की जलवायु, इतिहास और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज भी होता है। इस दौरान बस में
भोजन की मेज पर रास्ते में होने वाली चर्चाओं ने हमारी इस यात्रा को बहुत अधिक समृद्ध बना दिया। 37 लोग, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग परंपराएं, लेकिन धीरे धीरे सब परिवार बनते चले गए और शायद यात्रा की असली शुरुआत भी यहीं से हुई। मैंने आपसे कहा था, इस यात्रा की असली शुरुआत तब हुई जब हम 37 यात्री एक दूसरे के साथी नहीं बल्कि एक परिवार बनते चले गए। अब यात्रा हमें लेकर जा रही थी उस दुनिया में जहां प्रकृति अपने सबसे विराट रूप में हमारा इंतजार कर रही थी। आर्कटिक सर्किल, जहां पृथ्वी पर भूगोल बदलता हुआ महसूस होता है। रोवानियमी पहुंचते ही हमने आर्कटिक सर्किल पार किया, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसका नाम बचपन से ही सुनते आए थे, पढ़ते आए थे। लेकिन इस रेखा के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाना एक अलग ही अनुभव था। वहीं रेडनियर फॉर्म, हस्की डॉग्स, बर्फीले वातावरण में नदी में फ्लोटिंग का अनुभव करना, इन सब ने हमें प्रकृति के साथ जीवन जीना सिखाया। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, लेकिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों को भी अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। नॉर्थ कैप यात्रा आगे बढ़ी और हम पहुंच गए यूरोप के उस छोर पर जहां लगता है सड़क समाप्त हो गई। उसके आगे केवल समुद्र है, ग्लेशियर है, हवा है, बर्फ है और अनंत आकाश है। नॉर्थ कैप तक का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं था। समुद्र के नीचे बनी हुई सुरंगें, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें, अचानक बदलता मौसम, तेज हवाएं, बारिश और फिर कुछ ही मिनटों में खुला आसमान। तभी महसूस हुआ प्रकृति किसी आदेश से नहीं चलती, वह अपनी शर्तों पर जीती है और शायद इसीलिए हमें विनम्र होना सिखाती है। जीवन के कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। ट्रोम्सो की वह रात जब घड़ी ने 12 बजाए, लेकिन सूर्य तो अभी भी आसमान में मुस्कुरा रहा था। वह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, वह समय की हमारी पूरी समझ को बदल देने वाला अनुभव था। ऐसा लगा मानो प्रकृति कह रही है, समय घड़ी से नहीं अनुभवों से चलता है। फ्लाम, जिसे देखकर लगा ईश्वर सबसे सुंदर चित्रकार है। हमारे यहाँ तो किसी कवि ने कहा, हरी भरी वसुंधरा का यह कौन चित्रकार है, यह कौन चित्रकार है। यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पूरी यात्रा का सबसे शांत दृश्य कौन सा था, तो शायद मैं बिना सोचे तुरंत कहूंगा फ्लाम। फ्योर्ड्स की शांत जलराशि, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से निकलते हुए झरने, छोटे छोटे गांव और उन सब के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ता हमारा क्रूज। उस समय किसी को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, सभी केवल प्रकृति को महसूस कर लेना चाहते थे। यात्रा के दौरान पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाना आज भी स्मृतियों में ताजा है। यह केवल एक दृश्य नहीं है, वह मनुष्य और प्रकृति के बीच विश्वास का एक छोटा सा संवाद था। ओस्लो ने हमें लोकतंत्र की गरिमा दिखाई। विगलैंड पार्क ने मानव जीवन की कहानी पत्थरों में उकेरी। ओपेरा हाउस ने आधुनिक वास्तुकला का नया अर्थ सिखाया। स्टॉकहोम में नोबल अवार्ड म्यूजियम ने याद दिलाया कि दुनिया बदलने वाले विचार किसी भी देश में जन्म ले सकते हैं। वासा संग्रहालय ने बताया, कभी कभी सबसे शक्तिशाली जहाज भी अपनी पहली यात्रा में डूब जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें फिर भी अमर बना देता है। कोपनहेगन की लिटिल मरमेड ने सिखाया, एक छोटी सी प्रतिमा भी पूरे देश की पहचान बन सकती है। माल्मो ने आधुनिक इंजीनियरिंग दिखाई और ओरेसुंड ब्रिज ने यह बताया कि पुल केवल दो देशों को नहीं, दो संस्कृतियों को भी जोड़ते हैं। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य कौन सा था?
यह प्रश्न मैंने लगभग हर सहयात्री से पूछा। दिलचस्प बात यह रही कि सभी ने एक ही यात्रा की, लेकिन उत्तर अलग अलग थे। किसी के लिए मिडनाइट सन तो किसी के लिए नॉर्थ कैप, किसी के लिए फियोर्ड्स, किसी के लिए वासा संग्रहालय, तो किसी के लिए बस में बनी दोस्ती। तब समझ में आया यात्रा स्थानों से नहीं अनुभवों से बनती है, और अनुभव हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इन सभी सहयात्रियों की आवाज को कैमरे में कैद किया जाए, क्योंकि तस्वीरें दृश्य दिखाती हैं, लेकिन इंसानों की बातें यात्रा की आत्मा को जीवित रखती हैं। और जब मैं उन इंटरव्यूज को देखता हूं तो लगता है हमने केवल स्कैंडिनेविया की यात्रा नहीं चली, बल्कि भारत की विविधता को भी साथ लेकर के चले। 37 सहयात्री, 37 जीवंत कथाएं, 37 दृष्टिकोण, लेकिन एक साझा स्मृति, और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी पूंजी है। 16 दिन देखते ही देखते बीत गए, और जब मैं अपने कैमरे की तस्वीरें देखता हूं, मोबाइल के वीडियो देखता हूं और सहयात्रियों के इंटरव्यू सुनता हूं, तो महसूस करता हूं हम केवल 4 देशों की यात्रा करके नहीं लौटे, हम जीवन की नई पाठशाला में लौटे हैं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया विकास केवल ऊंची ऊंची इमारतों का नाम नहीं है। विकास तब होता है जब लोग समय का सम्मान करते हैं, जब नियम पुलिस के डर से नहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर माने जाते हैं, जब सड़क पर हॉर्न की जगह धैर्य सुनाई देता है, जब पैदल चलने वाला व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, जब तकनीक इंसान का समय बचाती है, और जब व्यवस्था का आधार केवल कानून नहीं बल्कि नागरिकों का विश्वास होता है। ओस्लो के संसद परिसर में मेरे मन में बार बार एक ही विचार आया, हमने भारी सुरक्षा व्यवस्था का प्रदर्शन नहीं देखा। होटलों में ऐसा नहीं लगा कि हर कदम पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी आवश्यक हो, आपके सामान की तलाशी ली जा रही हो, आपके सामान को चेक किया जा रहा हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, पर्यटन स्थल में, सार्वजनिक स्थान पर ऐसा प्रतीत हुआ कि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा तकनीक, पारदर्शिता और नागरिक अनुशासन पर आधारित है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत रोचक थे, लेकिन इस यात्रा ने यह भी सिखाया कि दुनिया का कोई देश पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं है। कोपनहेगन में जब हमारे सहयात्री पिक पॉकेटिंग के शिकार हो गए, उस घटना ने सभी को याद दिलाया यात्रा का पहला नियम है आनंद लीजिए लेकिन सजग रहिए। यात्रा के दौरान हमने केवल शहर ही नहीं देखे, हमने नए स्वाद भी चखे। कहीं भारतीय भोजन ने घर की याद दिलाई, कई स्थानीय व्यंजनों ने यह बताया कि भोजन की भी अपनी एक इतिहास है, अपना एक भूगोल है। कई बार गर्मा गर्म भारतीय भोजन ने एक अप्रतिम संतोष की अनुभूति कराई। इस यात्रा ने यह भी दिखाया कि भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह लोगों को जोड़ता भी है। सबसे सुंदर कौन से क्षण थे जब हमने बसों में गीत गाए, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे। साझा ठहाके, एक दूसरे की तस्वीरें लेना, किसी की मदद करना, और हर शाम अगले दिन की उत्सुकता के साथ सोना चले जाना। यही वे पल हैं जो किसी भी यात्रा को पर्यटन से आगे ले जाकर जीवन का उत्सव बना देते हैं। मैंने पूरे सफर में सहयात्रियों से एक ही प्रश्न पूछा, इस यात्रा का सबसे यादगार क्षण कौन सा था? उत्तर सबके अलग अलग थे। एक बात सब में समान थी, हर व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। शायद यही किसी सफल यात्रा की सबसे बड़ी पहचान होती है। और अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब अगली यात्रा कहाँ? शायद जापान, शायद आइसलैंड, शायद न्यूजीलैंड, शायद दक्षिण अमेरिका, शायद अफ्रीका, या फिर दुनिया का कोई और कोना। लेकिन सच बताऊं, अब मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण साथी हो गए हैं। यदि साथ अच्छे लोग हैं, हर रास्ता सुंदर हो जाता है, और यदि मन सीखने को तैयार है, पूरी दुनिया एक खुली हुई पुस्तक बन जाती है। बहुत से मित्र पूछते हैं,
आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरा उत्तर थोड़ा सा अलग होता है। मेरा सपना केवल देश देखना नहीं है, बल्कि दुनिया को समझना है। हर संस्कृति से कुछ सीखना है, हर समाज से कुछ अच्छा हम अपने देश के लिए लेकर आना चाहते हैं। वह विचार भी लेकर लौटता है और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मैं अपनी सहधर्मिणी कौशल्या भानावत का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने पूरे सफर में मेरा साथ दिया। ऑर्थराइटिस की समस्या के बावजूद पूरी यात्रा में कोई ऐसा दर्शनीय पॉइंट नहीं था जो उन्होंने इस शारीरिक चुनौती के कारण छोड़ा हो। सारे यात्री आगे निकल गए, वो धीरे धीरे हौले हौले पीछे आती रही, लेकिन गंतव्य पर पहुंचकर ही कहीं दम लिया। हमारे सभी 37 सह यात्रियों का आभार, जिनके कारण यह यात्रा केवल एक टूर नहीं रही, बल्कि एक परिवार का उत्सव बन गई। और हमारे टूर मैनेजर सचिन, यात्रा के पहले दिन सामान की समस्या हो, हर दिन समय का अनुशासन हो, हर छोटी मोटी चुनौती का समाधान। हम तो लिफ्ट में भी फंस गए थे। उधर बस के निकलने का समय और हम 3 सहयात्री लिफ्ट में फंसे। कभी घबराहट, कभी मुस्कुराहट, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद हमें बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी सतर्क करने की बात हो रही थी, लेकिन हेल्प 20 मिनट के आश्वासन के बाद लगभग 27 मिनट में पहुंची और हमें बाहर निकाला। वहां भी सचिन ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, जिस तरह से हमारे मनोबल को बनाए रखा, सचिन ने मात्र अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि इस यात्रा को यादगार बनाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं। मित्रों, आपने इस पूरी यात्रा के दौरान हेलसिंकी की सड़कों पर हमारे साथ कदम रखा, आर्कटिक सर्किल पार किया, नॉर्थ कैप की हवाओं को महसूस किया, आधी रात का सूरज देखा, फियोर्ड्स की शांत वादियों में नौकायन किया, स्टॉकहोम, माल्मो, कोपेनहेगन की गलियों में हमारे साथ चले और इतिहास, संस्कृति तथा प्रकृति को हमारे साथ जिया। इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और इतना ही कहूंगा, यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, वे हमारे भीतर जीवित रहती हैं, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी यादों में और उन रिश्तों में जो रास्तों में बनते हैं और जीवन भर चलते हैं। हो सकता है कुछ वर्षों बाद हमें 16 दिन की तारीख याद न हो, लेकिन यह अवश्य याद रहेगा कि हम 37 अनजान लोग एक बस में बैठे थे और लौटते समय एक परिवार बन चुके थे। इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे किसी नए देश में, किसी नई संस्कृति के बीच, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए।